बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी। नाज़रीन, आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस मर्ज़ को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है वो न सिर्फ हमारी ख़वातीन, हमारे मुल्क की ख़वातीन की बेशतर ख़वातीन को मसला पैदा करता है, बल्कि दुनिया भर की तकरीबन 10% ख़वातीन को ये लाहक होता है। इसे मेडिकल साइंस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। ये मर्ज़ ख़वातीन में न सिर्फ उनकी निस्वानी सलाहियतों और खूबियों को मुतासिर करता है, बल्कि उनके अंदर डायबिटीज़ और इनफर्टिलिटी जैसे मसाइल भी पैदा करता है। ये किस किस्म का मर्ज़ है और ये क्यों लाहक होता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में जिन एक्सपर्ट डॉक्टर को मदऊ किया है वो है हमारी कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर फातिमा ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमारी दावत पर आई। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डॉक्टर फातिमा ज़हरा से पूछते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किस किस्म का मर्ज़ है और ये क्यों लाहक होता है। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को आम जबान में जो है हम लोग या शॉर्ट फॉर्म में पीसीओएस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आगे जो अब बताऊंगी तो यही नाम यूज कर रही होंगी। तो हम अपने पेशेंट को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, लेकिन वो चूंकि याद नहीं रख सकते या समझ नहीं पाते तो हम उसको आसानी के लिए पीसीओएस कह देते हैं। अच्छा, पीसीओएस जो है ये ओवरी का एक सिंड्रोम है, यानी ओवरी वो ऑर्गन है फीमेल्स के अंदर जो फीमेल हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली तो ये डिसऑर्डर जो है हार्मोन्स का है, फीमेल के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है उसके अंदर डिसऑर्डर पैदा हो रहा है। ठीक है, अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। ठीक, अब वो फैक्टर्स जो हैं वो अंदर के यानी ग्लैंड के फैक्टर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दी जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक, जो कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है ना, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी है, यानी जीन्स में एक एबनॉर्मलिटी आ गई और वो जीन्स लेके चलेगी तो वो उसके हार्मोन प्रोडक्शन को इफेक्ट कर देती है। इसके अलावा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं दूसरी तरफ। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर क्या है, यानी कि आपका लाइफ स्टाइल। तो अगर लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो उसका वेट गेन फेवर कर रहे हैं, यानी ओबेसिटी हो रही है जो कि मोटापा कहलाता है। जी जी। अगर मोटापा हो रहा है, चाहे वो डाइट की वजह से हो रहा है, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, या वो उस फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हो रहा है, जो भी फैक्टर है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, तो वो पीसीओएस भी करवा रहा है। ठीक है, यानी ये ऐड ऑन हो जाएगा। अगर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है और साथ में ये फैक्टर भी आ गया तो ये एक ऐड ऑन हो जाएगा। और अगर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी नहीं भी है तो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया तो वो फिर वो भी इंसुलिन लेवल्स बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस करेगा, तो बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस होंगी कि जो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे। और बेसिकली जो हार्मोन का जो ओवरी का कंट्रोल है वो हमारे दिमाग में ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत छोटा सा मटर के दाने जैसा ग्लैंड होता है, लेकिन उसके अंदर से हमारे बॉडी के काफी सारे हार्मोन्स आते हैं जो मल्टीपल बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो उनमें से ही एक हार्मोन होते हैं कि जो आपके फीमेल्स के अंदर ओवरीज को कंट्रोल करते हैं। तो वो हार्मोन ओवरीज को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ना, इसमें डिफेक्ट हो जाता है, एंड दैट डिफेक्ट कैन बी जेनेटिक और ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या ओबेसिटी है, इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है, ये सारी चीजें उसको हार्मोन के सिक्रीशंस को इम्बैलेंस कर देती हैं। तो मतलब मल्टीपल इस तरह से फैक्टर्स इन्वॉल्व। इसमें टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। अच्छा जी, टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन। अब ये मेल हार्मोन जो है होता ये कि फीमेल का एस्ट्रोजन बन रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन उसका हार्मोन कम हो जाता है और वो डाइवर्ट हो जाता है पाथवे और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, होते ओवरी से बढ़ा देता है। जितनी मिकदार होनी चाहिए नॉर्मली उससे ज्यादा हो जाती है, या फिर उसका सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है रिसेप्टर्स पे कि जो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स होते हैं मेल वाले वो फीमेल के अंदर आने लगते हैं। अच्छा, ये इस पे फिर सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चियों में या लड़कियों में? अच्छा, देखिए, जैसे मैंने एक चीज मैंने बताई कि ये जेनेटिक है तो ये पहले से मौजूद हो सकता है, लेकिन ये जाहिर कब होगा, जब उन हार्मोन्स का काम शुरू हो जाएगा, प्यूबर्टी के वक्त, यानी बलोगत या प्यूबर्टी जब होती है फीमेल्स में, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ऑब्वियस हो। थोड़ा सा आइडिया उससे पहले इस सेंस में हो सकता है कि अगर बच्चा शुरू से ही मोटा है, हम लोग तो खुश होते हैं ना कि जी बच्चे को खिलाओ पिलाओ, 2 साल का 3 साल का मोटा गप्पू बच्चा सबको पसंद होता है। तो अब मोटा बच्चा गप्पू करने के चक्करों में अक्सर हम डाइट में ऐसी चीजें दे देते हैं कि बच्चे को या बच्चियों को अच्छा खासा
अडल्ट वो इसमें प्यूबर्टी में आने तक वो अच्छी खासे हेल्दी या मोटे ही हो जाते हैं, नॉट हेल्दी, BMI उनका ज्यादा हो जाएगा, वो ओबेसिटी रेंज में आ जाएगा। तो उस टाइम पे उनकी ये चीज इस तरह से जाहिर होगी कि या तो यानी कि जो उनकी प्यूबर्टी की एज है जिसके अंदर स्टार्ट होने चाहिए थे वो उससे डिले हो जाएंगे, या कभी कभार अर्ली भी हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स में। अच्छा, और साइकिल होंगी तो वो उनकी रेगुलर नहीं होंगी, उसमें जो है डिस्ट्रप्शन आ जाएगी जब वो 6 महीने 8 महीने या साल तक जाके पेरेंट्स या माँ जो है या बच्ची जो है वो रियलाइज करती है कि इसमें कोई उसको इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, हर्सुटिज्म जो है ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है। अब ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि सर वाले बाल, जो बाल लंबे हैं वो वाले नहीं, बल्कि उन बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे यूजुअली फीमेल के हेयर ग्रोथ नहीं होती या बिल्कुल लैकिंग होती है, कि ऐसा नहीं होती कि ऑब्वियस हो, जी थोड़ा सा मैस्कुलिन जो होता है ना, चेहरे पे निकल आना, फेस पे आ जाएंगे, चिन पे आ गए, अपर लिप आ गए, तो यूजुअली भी होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, लेकिन चिन पे तो जैसे होते ही नहीं है, फेस पे भी हैवी ऐसे बियर्ड की तरह नहीं होते। उसकी फिर ग्रेडिंग्स होती हैं कि कितने लेवल के हो रहे हैं, वो हम स्कोरिंग करते हैं। सीने पर भी निकल आते हैं बाल, सीने पे भी निकल सकते हैं, अंदर भी पेट पे निकल सकते हैं, टांगों पे और बाजुओं पे, इवन बैक पे भी। तो जितनी जितनी सिवियरिटी होती जाएगी ना उतनी ज्यादा हेयर ग्रोथ होती जाएगी। और एक्नी, जी दूसरा ये है कि फेस के ऊपर एक्नी के प्रॉब्लम हो जाते हैं मल्टीपल। एक तो नॉर्मल एक्नी होती है, उससे ज्यादा होती है, ये उससे ज्यादा हो जाती है। एक्नी नॉर्मल भी हो सकती है अब, लेकिन प्यूबर्टी वाली एक्नी है, उसके बाद जो है वो हार्मोन का इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, कि वो ज्यादा एक्नी निकलती रहती है और पेशेंट को मल्टीपल टाइम रिकरेंट एक्नी चलती रहती है। मतलब वो बार बार ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है फिर वापस निकल आती है, या ठीक ही नहीं हो पाती? ठीक भी हो जाती है, मतलब कम हो जाता है लेवल, या फिर अगर हमने उसे बिल्कुल छोड़ दिया ना तो वो फिर प्रोग्रेसिवली ज्यादा होके स्कारिंग भी कर सकती है, स्किन खराब हो जाती है एक्ने की वजह से। 10% फीमेल्स को होना, ये क्या वजह है इतनी ज्यादा? अच्छा देखिए, वजह एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में अगर हम बात करें 10% आप सही कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज है आफ्टर थायराइड। पहले तो डायबिटीज है, वो भी आता तो खैर एंडोक्राइन में ही है, लेकिन वो चलता है कि जी डायबिटीज मेडिकल डिजीज है, एंडोक्राइन ही है खाली। उसके बाद थायराइड और फिर पीसीओस है। तो पीसीओस की अब एक बढ़ती हुई वजह आ गई है जो ओबेसिटी की वजह आ रही है, ये जो ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अब मोटापा क्यों आ रहा है? हमारी लाइफ स्टाइल। इस लाइफ स्टाइल ने इतनी डिस्टर्बेंस की है, वैसे तो बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं कि जी आपको हर चीज घर बैठे मिल रही है, हर काम घर बैठे हो जाता है, हर ऑर्डर आपका घर बैठे आ जाता है, खाने में रेडीमेड चीजें अवेलेबल हो गई हैं, प्रोसेस्ड फूड आ गया आपके पास। प्रोसेस्ड फूड ज्यादा नुकसानदेह, ज्यादा नुकसान है, और हमारे यहाँ बच्चे इसी के शौकीन है, आजकल इसी के शौकीन है। हम लोगों को क्या अच्छा लगता है? मैं समझता हूँ कि हर घर में फ्रेंच फ्राइज तो लाजमी आना है हर शाम को। जी, अगर आपने वो ऑर्डर नहीं भी आप दे सकेंगे तो आपके गली के कहीं कोने में एक फ्रेंच फ्राइज वाला आ जाएगा, तो बच्चे उससे ले लेके फ्रेंच फ्राइज तो डेली बच्चे शुरू से इसी पे चल जाते हैं। इसके अलावा फिर मोबाइल फोन ने उनको लेजी बना दिया है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करती, फिजिकल एक्टिविटी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमें जो भी एंटरटेनमेंट्स हैं वो सारी मोबाइल के अंदर आ गई। मोबाइल के अंदर अगर आपको गेम भी, पहले तो ये होता था कि लूडो के लिए भी लोग लूडो रख लेते थे, अब तो पता चल रहा है जी वो लूडो भी जो है दूसरे शहर वाले सब मिलके एक ही जगह बैठ के उस मोबाइल पे खेल लेते हैं। हाँ, तो ये सारी एक्टिविटी खत्म हो गई है, और बल्कि खाना खा के आखिरी काम वो यही करते हैं, मोबाइल लेके बिस्तर पे लेट जाते हैं। जी, जबकि हम देखें 2-3 चीजें होती है ना, हम कहते हैं कि एक तो खाना खा के 2-3 घंटे बाद बंदा सोए, लेकिन अब खाना खाते ही आप लेट जाएंगे तो वेट ही पुट ऑन करेंगे। हार्मोन्स को आपने इजाजत दी नहीं कि वो काम करें, इंसुलिन को काम करने का टाइम नहीं मिला, किसी चीज को काम करने इसमें मैं समझ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इंसुलिन भी बढ़ रहा है और शुगर भी बढ़ रही है, जबकि इंसुलिन तो शुगर को कम कर देनी चाहिए, इसमें क्यों ऐसी वजह है? अच्छा, होता ये जो इंसुलिन जब लेवल बढ़ जाते हैं ना, हाई होते हैं, एक्चुअली ये ओबेसिटी की वजह से हो रहे हैं, या फिर खुद इंसुलिन सिक्रीशन हो रही है और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, यानी जो ब्लड की ग्लूकोज है वो सेल्स को जो लेनी थी या मसल्स को लेनी थी, लिवर को लेनी थी, वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके कंपेंसेशन में इंसुलिन लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी ये आई कि जो उसके रिसेप्टर्स थे या जो ग्लूकोज की यूटिलाइज बॉडी में होनी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो नहीं हो रही है, नहीं हो रही। रिस्पांस में पैनक्रियाज ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाता जाएगा, तो एक हद तक तो उसको कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो इनिशियली तो पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रह सकते हैं, फिर लेटर ऑन ये होता है कि वो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर सकता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में होता यही है कि इंसुलिन तो बॉडी में मौजूद होती है, लेकिन इंसुलिन एक्शन नहीं कर पा रही होती।
अब एडिपोज टिश्यूज ज्यादा हो गए, ओबेसिटी हुई हुई है, फैट ज्यादा है, तो फैट्स के कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं, वो और इंसुलिन बढ़ाते जाते हैं, इंसुलिन बढ़ता जाता है और उसको रेजिस्टेंस होता जाता है और वो यूटिलाइज नहीं करते सेल्स, तो जाहिर है वो एनर्जी कंजर्व हो के और मोटापा होता है। तो ये कैस्केड है जो बढ़ता जाता है, दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे होते हैं। इस वजह से दोनों बढ़ रहे हैं, शुगर भी बढ़ रही है और इंसुलिन लेटर ऑन ये इसीलिए हम कहते हैं कि पीसीओएस के पेशेंट जो होती है वो रिस्क ऑफ डेवलपमेंट डायबिटीज है फ्यूचर में। एक तो ओबेसिटी वैसे ही है, अगर पीसीओएस है उसके अंदर ओबेसिटी भी आ गई है, पीसीओएस खुद भी है जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होता है और इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज होता है, तो वो उसके और जो है ना फेवर करेगी ओबेसिटी को, और ब्लड ग्लूकोज फिर बाद में बढ़ जाएगी और पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। अच्छा, इंसुलिन की ज्यादती की वजह से क्या टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है इसी वजह से? जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे भी इफेक्ट करता है। फिर वो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे ग्लैंड्स के बीच में जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो अफेक्टेड होती हैं, तो ऊपर जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो बताया उसके ऊपर भी इंसुलिन का लेवल असर हो रहा होता है, जिसकी वजह से फीमेल के हार्मोन्स अफेक्टेड हो जाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो LH जिसको कहते हैं, LH ये कम हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, ये भी ज्यादा हो जाता है, ये बढ़ जाता है, तो ये बढ़ता चला जाता है और इसके इफेक्ट की वजह से जो ओवरी है, प्रोलैक्टिन भी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन भी बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बढ़े, लेकिन यूजुअली दैट कैन बी इंक्रीज। तो ये सब चीजें इनफर्टिलिटी बना रही है। अच्छा, अब आगे क्या होता है, एक तो पीसीओएस के अपने वजह से कि LH बढ़ गया है, वहां से ईस्ट्रोजेनाइज्ड हो गई है एंडोमेट्रियम, शेडिंग नहीं हो रही, पीरियड्स नहीं हो रहे, ओवुलेशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से एक तो इनफर्टिलिटी हो गई है। दूसरा, अगर प्रोलैक्टिन भी साथ में बढ़ गया तो वो भी फेवर करेगा। तीसरा, ओबेसिटी वैसे ही जो भी है, हम कहते हैं कि इनफर्टिलिटी में ओबेसिटी का भी रोल है, अगर ओबेसिटी होती जाएगी तो इनफर्टिलिटी भी होती जाएगी साथ में। नाज़रीन, आप हमारे माहिर डॉक्टर से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पर गुफ्तगू सुन रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।